गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम सवाल तमारा में। कमेंट बॉक्स में सवाल आया था कि आप मैडम रिकरेंट मिसकैरेज जो होता है उसके बारे में क्वेश्चन आंसर लीजिए और उसके बारे में डिटेल्स में समझाइए। तो आज हम मैडम से उसके बारे में माहिती लेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं रिकरेंट मिसकैरेज यानी कि बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री किसे कहते हैं। तो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे रिकरेंट मिसकैरेज के बारे में। तो आप हमें बताएं कि रिकरेंट मिसकैरेज किसे बोलते हैं। पहले तो रिकरेंट मिसकैरेज यानी कि बार बार गर्भपात होना, जिसे बार बार गर्भपात किसे कहा जाता है। अगर किसी महिला को 2 या उससे ज़्यादा टाइम 1.5 महीने 2 महीने में अगर बच्चे की धड़कन चली जाती है तो उसे हम रिकरेंट मिसकैरेज कहते हैं। जो हमारे जो गाइडलाइंस है, जो RCOG गाइडलाइंस है, उसमें कहा जाता है कि यदि किसी महिला को 3 या तो उससे भी ज़्यादा बार गर्भपात होता है तो उसे रिकरेंट मिसकैरेज कहा जाता है। तो ये जो रिकरेंट मिसकैरेज होता है उसका रीज़न क्या है? रिकरेंट मिसकैरेज के काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। जैसे यदि मैं आपको बताऊं कि यह जो डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो यह डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चादानी है दोनों बाजू के फैलोपियन ट्यूब्स हैं और ये दोनों बाजू के अंडाशय है। तो पहले मैं समझाती हूँ कि अंडाशय में यदि किसी महिला को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ यानी कि PCOD है, जिसकी वजह से या तो कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से जो एग्स हैं उसकी जो क्वालिटी है, अगर वह क्वालिटी अच्छी नहीं है, पुअर क्वालिटी ऑफ एग्स रहते हैं, तभी जब भी प्रेगनेंसी रुकता है तो अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है कि यदि किसी महिला की उम्र अबाउ 35 है, या तो उनका ओवेरियन रिजर्व कम है, या तो उनको चॉकलेट सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस है, तो यह सब रीज़न हो सकते हैं कि उसकी वजह से जो एग है उसकी गुणवत्ता जो है, उसकी जो क्वालिटी है वह कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। दूसरा है कि जो फैलोपियन ट्यूब है, अगर फैलोपियन ट्यूब में कोई इन्फेक्शन है, जैसे मोस्ट कॉमन हम भारत देश में देखते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस या तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दूसरा, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ द एग्स जो है, या तो एंडोमेट्रियम जो है उसकी जो लाइनिंग है वह पुअर क्वालिटी की बनती है, और ऐसे पेशेंट में भी प्रेगनेंसी की जो पकड़ होनी चाहिए या तो उसको जो इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें भी तकलीफ़ आ सकती है। तीसरा है कि यह जो गर्भदानी जो है, बच्चादानी जो है, उसके अंदर अगर कोई सेप्टम यानी कि पर्दा है, कोई पॉलिप वगैरह है, फाइब्रॉइड है अंदर के लेयर में, तो उसकी वजह से भी रिकरेंट मिसकैरेज हो सकते हैं। दूसरा है कि गर्भाशय का जो मुख है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, वहाँ पे भी यदि इन्फेक्शन है, और यह जो इन्फेक्शन है इसे हम असेंडिंग इन्फेक्शन कहते हैं, कि यह जो इन्फेक्शन है वो बच्चादानी के अंदर भी स्प्रेड हो सकता है और उसके कारण भी रिकरेंट मिसकैरेज हो सकता है। दूसरा है कि अगर बच्चादानी का जो मुख है वह इनकॉम्पिटेंट है या तो बहुत ही लूज़ है, तो उसकी वजह से भी बार बार सेकेंड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो आपने बोला कि 35 एज अप है तो मिसकैरेज का चांसेस ज़्यादा है, पर अभी हम देख रहे हैं कि पेशेंट 22 या 25 एज की भी एज है उसमें भी ज़्यादा दिख रहा है, तो उसमें क्या रीज़न हो सकता है? काफ़ी, जैसे अभी आप बोल रहे हो कि 22-25 ईयर्स जो यंग पेशेंट है उसमें मिसकैरेज डिपेंडिंग अपॉन कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो रहा है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बार बार ऐसा रिकरेंट अबॉर्शन हो रहा है तो उसके पीछे जो कॉमनेस्ट रीज़न है वह है जेनेटिक इटियोलॉजी। जेनेटिकली अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे पेशेंट में बार बार रिकरेंट अबॉर्शन हो सकता है। दूसरा है कि फॉलिक एसिड, जैसे हमारे यहाँ पे ऑर्किड हॉस्पिटल में हम प्री कंसेप्शन काउंसलिंग को काफ़ी महत्व देते हैं। जिनकी भी अभी जैसे दिसंबर मंथ, जनवरी मंथ जो है, शादी का सीज़न अभी शुरू हो गया है, तो जिनकी भी शादी होती है तो उनके लिए भी प्री मैरिज काउंसलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यदि यह जो कपल है या तो दूसरे जो कपल है वो प्रेगनेंसी प्लान करने जा रहे हैं तो उसके पहले 2 महीने पहले उनको प्री कंसेप्शन काउंसलिंग लेना आवश्यक है, और उनको जो मेडिसिन दिया जाता है दैट इज़ फॉलिक एसिड। तो यह जो फॉलिक एसिड का टैबलेट है वह उनको प्रेगनेंसी प्लान करने के 2 महीने पहले शुरू करना होता है।
तो इसकी वजह से हम काफ़ी सारी जो डिफ़ेक्ट होती है बच्चे में, न्यूरोलॉजिकल जो डिफ़ेक्ट्स रहती है, स्पाइनल कॉर्ड की जो डिफ़ेक्ट होती है, यह सब हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, क्या फोलिक एसिड लेंगे तो उनको मिसकैरेज होने का चांसेस कम हो जाता है? फॉलिक एसिड की वजह से उनको मिसकैरेज, अगर न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है या तो स्पाइनल कॉर्ड डिफॉर्मिटी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसका रिस्क कम हो जाता है। अभी आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज का रीजन बताया, तो अभी सेकंड ट्राइमेस्टर में क्यों होता है मिसकैरेज? सेकेंड ट्राइमेस्टर, जैसे अभी हमारे पास एक पेशेंट था, उसको प्रीवियस 7 अबॉर्शंस थे और फर्स्ट अबॉर्शन जो था वो 2.5-3 महीने में हुआ था और उसके बाद के जितने भी अबॉर्शन थे वह 14 हफ्ते से लेकर 20 हफ्ते के बीच में थे। तो यह जो समय में मिसकैरेज होता है 3.5-4 महीने से लेकर 5-6 महीने तक, यह जो समय है उसे सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन कहा जाता है। और उसके पीछे जो मोस्ट कॉमन रीज़न है कि यह जो बच्चादानी का जो मुख है, यदि जन्मजात यानी कि बचपन से ही यहाँ पे एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है या तो बच्चादानी का जो मुख है वह लूज़ है, तो जैसे ही चौथा महीना शुरू होता है बच्चेदानी बड़ा होना शुरू करती है और गर्भाशय का जो मुख है उसके ऊपर प्रेशर आता है, वह खुल जाता है और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाता है। तो ऐसे जो पेशेंट हैं जिनको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी हम कहते हैं, तो यह रीज़न होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन के लिए। ओके, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? जनरली हम एडवाइस करते हैं कि यदि किसी महिला का, जैसे मैं यह जो एग्जांपल दिया कि 14 वीक से लेकर 20 वीक्स के बीच में सारे अबॉर्शंस हुए हैं, तो मिनिमम जो है कि 14 वीक्स है और मैक्सिमम 20 वीक्स के बीच में हुआ है, तो जो मिनिमम जो वीक्स है उसके एटलीस्ट 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के पहले अगर हम उनका सर्वाइकल ऑस टाइटनिंग यानी कि नीचे के भाग से हम लोग स्टिचेस ले लेते हैं, और यह जो स्टिचेस होते हैं वह लेप्रोस्कोपिकली भी लिए जा सकते हैं, जिसे हम परमानेंट ऑस टाइटनिंग कहते हैं। और दूसरा जो होता है वह रूटीन ऑस टाइटनिंग होता है और वो परवजाइनम रूट से होता है, यानी कि योनि मार्ग से किया जाता है। लेकिन यदि किसी महिला को बार बार सेकेंड ट्राइमेस्टर रिकरेंट अबॉर्शंस हो रहे हैं, तो मेरी राय यह रहेगी कि अगर वो प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले अगर लेप्रोस्कोपिकली ऑस टाइटनिंग करवा देते हैं तो वह बेस्ट रहेगा। यदि किसी महिला ने कंसीव कर लिया है, जैसे हमारे पास जो पेशेंट आया था उसको 8th प्रेगनेंसी थी, डायबिटिक था पेशेंट और ऐसी हिस्ट्री थी कि बार बार सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस हो रहे थे उसको, तो हमने 12 वीक्स पे, जैसे उनका जो फर्स्ट एंटी स्कैन होता है, खुडखापन का जो स्कैन होता है, लेवल 1 सोनोग्राफी, वो करवाने के बाद उनका लेप्रोस्कोपिकली ऑस टाइटनिंग किया था और सक्सेसफुली वो पेशेंट ने 9वें महीने में सीजर करके उनका डिलीवरी हुआ था। ओके, अभी आपने बोला कि लेप्रोस्कोपिकली ऑस टाइटनिंग कर लेते हैं आप, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लानिंग करनी है, तो उसमें क्या वो नेचुरली कंसीव कर सकते हैं? यस, यदि उनका लेप्रोस्कोपिकली यानी कि जो परमानेंट ऑस टाइटनिंग अगर हुआ है तो यह पेशेंट नेचुरली भी कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि जो सर्विक्स है वहाँ से ही स्पर्म्स को जाना है। यदि उनको आईयूआई की ट्रीटमेंट डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी एज कितनी है, अगर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, अगर हस्बैंड के जो स्पर्म काउंट वगैरह लो है, मोटिलिटी कम है, तो उनको आईयूआई का ऑप्शन भी हम दे सकते हैं। और यदि उनको आईवीएफ की ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो ऑल द 3 ऑप्शंस आर ओपन फॉर देम। ओके, आपने बताया कि बच्चे में जो फीमेल में जो मिसकैरेज होते हैं उसके लिए पुअर ओसाइट क्वालिटी वो सब रीज़न है, तो क्या मेल फैक्टर भी उसमें उतना ही रिस्पॉन्सिबल है? यस, काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब भी किसी महिला को ऐसा रिकरेंट अबॉर्शंस की हिस्ट्री रहती है तो लोगों को वही लगता है कि फीमेल में ही कोई प्रॉब्लम है, लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो। और पॉसिबिलिटी है कि अगर हस्बैंड के जो स्पर्म है उसमें काउंट अगर कम है और बेसिकली मॉर्फोलॉजी जिसे हम कहते हैं कि स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी है वह अगर नॉर्मल है, या तो इवन हम काफ़ी पेशेंट देखते हैं कि जिसमें डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स यानी कि जो DFI है
वो बहुत ही हाई रहता है, तो ऐसे पेशेंट में भी रिकरेंट अबॉर्शन हो सकता है। ओके, अगर किसी की ऐसी हिस्ट्री है तो हस्बैंड वाइफ को कौन से रिपोर्ट करवाने की ज़रूरत रहती है? यदि किसी कपल में ऐसी हिस्ट्री है कि रिकरेंट अबॉर्शंस हो रहे हैं, तो इनके लिए हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का कंप्लीट चेकअप होना ज़रूरी है। फीमेल पार्टनर जो है उनके पीरियड के सेकेंड डे पे हार्मोन के टेस्ट होते हैं, उनका AMH वगैरह है। पीरियड के सेकेंड डे पे उनका सोनोग्राफी किया जाता है, ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी, जिसमें हम ओवरी को असेस करते हैं, एंट्रल फॉलिकल काउंट कितने हैं उसे भी असेस करते हैं। उसके बाद होता है कि पीरियड के 8th डे या तो 9th डे पे उनका एक लेप्रोस्कोपी, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी जिसे हम कहते हैं, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी का जांच करना जिसका वीडियो भी आप देख सकते हो। और तीसरा जो रहता है कि हस्बैंड का स्पर्म एनालिसिस, जिसे हम सीमेन एनालिसिस कहते हैं, यह तीनों रिपोर्ट आवश्यक होते हैं। उसके बाद कि डिपेंडिंग अपॉन द हिस्ट्री, कि अगर उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज की हिस्ट्री है तो उनके जो जेनेटिक रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं कैरियोटाइपिंग, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के कैरियोटाइपिंग करवाते हैं। प्रीवियस जो अबॉर्शंस हुए हैं उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं उसका अगर कैरियोटाइपिंग किया है, स्पेसिफिकली कोई डिफेक्ट आ रही है तो उसके लिए हम टेकन केयर कर सकते हैं। और आजकल हमारा जैसे कि IVF ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है, तो ऐसे पेशेंट में प्रीनेटल जेनेटिक डायग्नोसिस कि कोई स्पेसिफिक डिफेक्ट अगर बच्चे में आई है जो प्रीवियस अबॉर्शंस हुए हैं, तो IVF ट्रीटमेंट के द्वारा हम एम्ब्रियोज डेवलप कर सकते हैं। डे 5 पे जनरली जो बायोप्सी ली जाती है, और प्रीनेटल जेनेटिक डायग्नोसिस यानी कि बच्चा गर्भ में रखने के पहले ही उसका डायग्नोसिस हो जाता है कि यह जेनेटिकली नॉर्मल है या जेनेटिकली एबनॉर्मल है। तो जो भी जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियोज रहेंगे उसको फिर हम ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, सो यह हिसाब से हम सारे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। स्पेसिफिक जो रहते हैं कि थायराइड प्रोफाइल जो है कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है या तो हाइपरथायरॉयडिज्म है, डायबिटिक, काफ़ी बार हम देखते हैं कि जिनको डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, जैसे अभी एक पेशेंट आया था जयपुर से, और वह पेशेंट को प्रीवियस 5 अबॉर्शन थे और उनको पता ही नहीं था कि दिस इज़ द रीज़न। और जैसे ही मैंने उनका प्रोफाइल करवाया, HbA1c was approximately 13 to 14 and that was the reason for recurrent abortions. So diabetes plays a very important role. काफ़ी दूसरे जो रीज़न्स है कि अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जैसे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ वगैरह हम करवाते हैं, सो पूरा प्रोफाइल उनका किया जाता है। इवन काफ़ी बार कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स रहते हैं, सिकल सेल अनीमिया है, सो यह सारी प्रोफाइल एक रहती है, तो डिटेल में उनकी जांच करनी ज़रूरी है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से पेशेंट में हम क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि मिसकैरेज होने के बाद ये सब आप इन्वेस्टिगेशन करवाते, अगर किसी कपल को ऐसा है कि हमें मिसकैरेज का ऐसा चांस भी नहीं लेना है, तो उनको क्या करना चाहिए या क्या किस चीज़ को अवॉइड करनी चाहिए? जैसे यदि अभी तो काफ़ी लोग अभी प्लानिंग करके ही चलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, और काफ़ी कपल्स हम देखते हैं, प्लस अवेयरनेस इतनी बढ़ चुकी है कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए आते हैं, और प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में उनके जो रूटीन ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह हैं वह किए जाते हैं, और उनको फॉलिक एसिड की मेडिसिन स्टार्ट की जाती है। दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रूबेला जो इन्फेक्शन होता है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न, जैसे टॉर्च करके जो इन्फेक्शन रहता है, सो वी गिव रूबेला वैक्सीनेशन वो पेशेंट को, और उनको बोला जाता है कि एटलीस्ट 6 वीक्स आपको कंसीव नहीं करना है। सो बेसिक जो केयर करना है, आई थिंक फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स, और अगर पेशेंट को PCOD या तो पुअर ओवेरियन रिजर्व है, तो पहले हम उनके जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर किसी को थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उनका जो सीरम TSH है, जिसे हम लेस देन 2.5 टारगेट करते हैं, तो उसके लिए मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। यदि कोई महिला को डायबिटीज़ है तो उनका HbA1c जो है, फॉर एग्जांपल जो मैंने मेरे पेशेंट के बारे में बताया कि बहुत ही हाई था, 14 था उनका, सो वो लेस देन 7 होता है, उसके बाद ही हम उनको प्लानिंग के लिए सजेस्ट करते हैं, या तो हम उनका फर्टिलिटी ट्रीटमेंट उसके बाद ही स्टार्ट कर सकते हैं। सो इतने हम ध्यान रख सकते हैं। और दूसरा, अगर किसी का जेनेटिकली एबनॉर्मल चाइल्ड आया है, या तो ऑलरेडी एक बच्चा
जेनेटिकली चैलेंज्ड है, और सेकेंड टाइम जो आते हैं कि हमें मैडम नेक्स्ट टाइम ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए, सो उनके लिए जैसे एडवाइस किया मैंने कि IVF करके प्रीनेटल जेनेटिक डायग्नोसिस कर सकते हैं और उसके बाद हम उनको रिजल्ट दे सकते हैं। सो अंत में मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे 15 साल से इतने सारे सब पेशेंट्स देख रहे हैं, तो जब भी कोई कपल को प्लानिंग करना है तो आई थिंक बेस्ट है कि अगर वह प्री कंसेप्शन काउंसलिंग लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। दूसरा कि जिनको ऐसी हिस्ट्री है उनके लिए भी मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपको बार बार ऐसा गर्भपात हो रहा है, रिकरेंट अबॉर्शंस हो रहा है, तो आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको डिप्रेस नहीं होना है। देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट। जैसे कोई ना कोई तो रीज़न हो ही सकता है कि आपको बार बार अबॉर्शंस क्यों हो रहे हैं। मेजॉरिटी यानी कि ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ द पेशेंट में यह रीज़न पता चल जाता है और उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। यदि नहीं पता चलता है तो भी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जिसे हम कहते हैं, यह पेशेंट में भी या तो अनएक्सप्लेन्ड रीज़न फॉर द अबॉर्शन, IVF एंड PGD इज़ बेस्ट फॉर देम। सो अगर आपके कोई नियर डियर हैं जिनको ऐसी कोई हिस्ट्री है तो आप उनको अवश्य यह वीडियो शेयर कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि आप अपने नज़दीकी कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट है उनका संपर्क करें। आपको यहाँ पे अगर कांटेक्ट करना है तो वी हैव ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑल्सो, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा रखती हूँ कि आपका जो सवाल था रिकरेंट मिसकैरेज के बारे में, तो आपको उसके बारे में सारी डिटेल्स मिल गई है। अगर आपका कोई और सवाल है, आप और टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ देखते रहिए सवाल तमारा। थैंक यू।